ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट जो है था ना बिजनेस का, जी वो और जी मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ फ़र्क है, जिसकी वजह से अब मॉडर्न जी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स दोनों चेंज हो गई। एक तो हो गई आपकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, यानी कि हमारे प्रोडक्शन के तरीके अब थोड़े से मुख्तलिफ हो गए, और हमारे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ट्रेडिशनल टेक्निक थी वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो गई। और ये दोनों चीज़ें मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर फॉलो होती। जैसे अगर हम ओके मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ट्रेडिशनल टेक्निक के ऊपर बात करें, तो ट्रेडिशनल टेक्निक कही जाती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जी हाँ पुराने इन्वायरमेंट में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलती थी, और मॉडर्न इन्वायरमेंट के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं चलती, उसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चलती। जी इसी तरह ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट के अंदर फोकस होता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर, सही बजटिंग के ऊपर। मॉडर्न जी मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जगह काइजन कॉस्टिंग इस्तेमाल होती है, टारगेट कॉस्टिंग इस्तेमाल होती है। ओके। तो ट्रेडिशन में मार्जिनल भी तो आती है नहीं? मार्जिनल तो डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा अच्छा कंपैरिजन जो है ना वो एब्जॉर्प्शन और एबीसी का है। जी तो डिसीजन मेकिंग के लिए तो अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो उसका रिप्लेसमेंट वर्जन है थ्रूपुट अकाउंटिंग। सही सही है। जी तो अब ये जो टेक्निक्स चेंज हो रही हैं मैनेजमेंट जी अकाउंटिंग की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ते थे ईओक्यू, कितना स्टॉक मेंटेन करके रखना है। दिस जी इज हाँ डिस्कस्ड एज जस्ट इन टाइम, स्टॉक रखना नहीं चाहिए। तो इस तरह क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक क्यों चेंज हुई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक काफ़ी चेंज हुई। पहले जो आपका इन्वायरमेंट होता था वो ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव इन्वायरमेंट होता था। अब आपका जो इन्वायरमेंट है वो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट ज़्यादा है। तो जो ओवरहेड्स की नेचर है वो ओवरहेड्स की नेचर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। अच्छा, पहले सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कम हुआ करती थी, अब सर्विस बिजनेस ज़्यादा है। जर्नली सर्विस इंडस्ट्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवेल्युएट हुई है, जिसकी वजह से ये चेंज है। तो अब कुछ रीजंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मॉडर्न इन्वायरमेंट के अंदर एक अफेक्ट जो कॉमन है वो है चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। पहले के कस्टमर में और आजकल के कस्टमर में ना की रिक्वायरमेंट में क्या फ़र्क है। ओके कस्टमर को कॉस्ट एफिशिएंसी चाहिए, कस्टमर को प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, चीपर भी चाहिए। चाहिए जी रिस्पॉन्स टाइम भी उसे जल्दी चाहिए, उसे प्रोडक्ट्स भी बार बार चेंज मिलनी चाहिए। अब ऐसा सवाल माइंड में आता है, ऐसा क्यों है भाई, पहले वाले क्या ये सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करते थे, अब वाले जो बिल्कुल कस्टमर्स हैं वो इन पे क्यों फोकस करते हैं। तो इसके अंदर एक तो सोसाइटी में ओवरऑल एक चेंज आता है, जनरेशन चेंज होती है, फिर ग्लोबलाइजेशन है, फिर नॉलेज है, फिर इंटरनेट है, कम्युनिकेशन आसान हो गई है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कस्टमर की रिक्वायरमेंट अब काफ़ी हद तक चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, सही लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है कि उसे कॉस्ट मिनिमम चाहिए, वो ज़्यादा कॉस्ट देने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो अब इससे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करे और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें, ताकि वो कंज्यूमर की मर्जी के हिसाब से प्राइस दें रादर देन कि अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करें। और क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन है, मल्टीनेशनल्स भी आपकी मार्केट में कूदे हुए हैं, ग्लोबल कंपटीशन है,
तो एज ए रिजल्ट उसके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं। किसके पास? कस्टमर्स। तो जब कस्टमर के पास चॉइसेस ज्यादा हैं, कस्टमर किंग बना हुआ है, तो अब प्रेशर किसके ऊपर होता है? मैन्युफैक्चरर के ऊपर, कि वो चीज बनाए जिसकी कॉस्ट कम हो, लेकिन मैन्युफैक्चरर अगर उसके अंदर डंडी मारेगा और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो हमारी दूसरी ख्वाहिश ये है कि क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। सही। अब कंपनी में प्रेशर ये है कि कॉस्ट भी कम हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। ठीक है। ठीक। इसी तरह उसको जो रिस्पॉन्स टाइम चाहिए प्रोडक्ट का, वो रिस्पॉन्स टाइम उसे बहुत क्विक चाहिए। डिलेज बर्दाश्त नहीं कर सकता वो। जहां आप उसको डिले करेंगे, अगली दफा वो जंप कर जाएगा किसी और नए कस्टमर के पास, सप्लायर के पास। जी। सही है। 100% ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए उसे। वो चाहता है रिजेक्ट रेट्स कम से कम हो, प्रोडक्ट वापस ना करना पड़े। मसलन मैं आप तुम्हें ये बताऊं कि आजकल बिहेवियर ऐसा है, टाइम की इतनी इम्पोर्टेंस है कि आप अगर एक प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसकी प्रॉब्लम आता है, तो आपको वारंटी क्लेम करने में भी कोफ्त महसूस होती है। और आप कहते हैं कि यार कौन वारंटी क्लेम करेगा, 3 दिन लग जाएंगे, वहां सदर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। आप कहते हैं यार घर पे पहुंचा दो भाई, घर से ले लो और घर पे पहुंचा दो। तो ऑर्गेनाइजेशन ने फिर डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट किया। हर चीज की डिलीवरी घर पे बैठे आप हासिल करें, आपको कहीं जाने की हैसल है, ट्रैफिक के मसले हजार। हम लोग जो इस वक्त क्या कर रहे हैं, टाइम सेव कर रहे हैं ना। बिल्कुल। टाइम सेव कर रहे हैं, फ्यूल सेव कर रहे हैं, थकन सेव कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी तो कॉस्ट हम कंसिडर ही नहीं करते। वो सारी है ऑनलाइन टीचिंग के अंदर हमारी वो सारी बचत हो रही। मतलब 1 घंटे का लेक्चर लेके आप कॉलेज से घर पर आओगे ना, तो उसका एक लेवल अलग होता है। और अभी 1 घंटे का लेक्चर लेकर आप कहेंगे यार कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर ये है कि वहां आपको रिपीट करने का मौका नहीं मिलता, यहाँ आपको रिपीट करने का भी मौका मिल जाता है। आप अपनी मर्जी से मूड के हिसाब से पॉज भी कर सकते हैं, वहां कर नहीं सकते। दिस इज अ शिफ्ट, ओवरऑल शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर। सही है। लेकिन उसे 100% ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए, वो भी इसी कॉस्ट के अंदर। प्लस ये है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो फोर्थ फैक्टर है ना, कि वो पुरानी प्रोडक्ट से बहुत जल्दी फेड अप हो जाता है। उसे चाहिए हर मर्तबा चेंजेस, नई नई चेंजेस चाहिए। उसकी ख्वाहिशात जो है ना, उसकी ख्वाहिशात कंपनी के ऊपर बर्डन क्रिएट करती हैं इन टर्म्स ऑफ R&D। और अब R&D की जो कॉस्ट है वो हर कंपनी के अंदर बड़ी सिग्निफिकेंट होगी। अब कंपनी जो भी पैसा लगाती है वो कंपनी किससे कवर करेगी? प्रोडक्ट से कवर करेगी ना। मुफ्त में तो नहीं देगी। इसका मतलब है अगर उसको इनोवेशन चाहिए और हम उसे इनोवेशन दे रहे हैं, हम यूनिकनेस, फीचर्स डिफरेंट दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो जो R&D का पैसा लग रहा है वो कंज्यूमर से खर्च वो कवर करेगा। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये कंपनी को फोर्स करती है, कंपनी रीथिंक करे और कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करे। इसी तरह अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता था? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। टारगेट सेट किया, फेवरेबल वेरिएंस आया, छोड़ दिया, काम पूरा हो गया, बजटेड टारगेट मीट हो गया। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर टारगेट क्या है? कोई टारगेट नहीं, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है अपने आप को। किस चीज की? टू रिड्यूस कॉस्ट, कि मुस्तकिल आपको अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है। सिस्टम के अंदर अगर आपके कोई वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ट्राई करना है कि वो वेस्टेज लेवल मिनिमाइज हो जाए कंटिन्यूसली, एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी ग्रेजुअली, टू मिनिमाइज डिफेक्ट रेट्स। ये ऑटोमेटिकली ऊपर जो मैंने कस्टमर के ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो उसको कवर करेगा। फिर ये है कि पुराने ज़मानों में एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा जाता था। अब एम्प्लॉयज़
एम्पावरमेंट की बात की जाती है कि जी एम्प्लॉयज को आप बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट दें। अगर आप एम्प्लॉयज को एम्पावरमेंट में नहीं देंगे, डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसी तरह वैल्यू चेन एनालिसिस। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनल आउटकम होता है ना, उसको एनालाइज किया जाता है कि उसकी वैल्यू चेन में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट बना रहा है, और फोकस उन एक्टिविटीज पे किया जाता है रादर देन फंक्शन पे फोकस किया जाए कि वो एक्टिविटीज क्या हो रही है और उन एक्टिविटीज के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमारी इनोवेशन भी अचीव हो जाए, कॉस्ट भी कम हो जाए, कहीं ओवरऑल मार्केटिंग भी अच्छी हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। राइट। फिर एक बहुत बड़ा सिस्टम इसी बेसिस के ऊपर ही है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑर्गेनाइजेशन की चेंज हो रही है। पहले कंपैरेटिवली लॉन्ग साइकिल्स हुआ करती थी प्रोडक्ट की, अब मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर शॉर्ट साइकिल का कॉन्सेप्ट ज्यादा है। अब से सपोज एक प्रोडक्ट है, वो बनती है, डिजाइन डेवलपमेंट स्टेज से निकलती है, फिर बनती है, तो उसके जो साइकिल्स होते हैं उसमें पहला जो उसका स्टेप होता है इसके अंदर वो होता है कि प्रोडक्ट डिजाइन होगी, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होगी, उसका इंट्रोडक्शन स्टेज आएगा। उसके बाद वो ग्रोथ स्टेज पे पहुंचेगी। उसके बाद वो मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर स्टे करेगी, और अगर उस अनसक्सेसफुल हुई तो उसका डिक्लाइनिंग पीरियड आएगा और मार्केट से आउट चली जाएगी। सही। ट्रेडिशनली ये जो प्रोसेस होता था ना, डिजाइन से लेकर डिक्लाइनिंग तक का, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता था और बहुत अरसे तक लोग एक ही तरह की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे क्योंकि हैबिचुअल नहीं थे नई नई चीजें ट्राई करने की। आजकल की जो पब्लिक आ रही है वो हैबिचुअल है नई नई चीजें ट्राई करने की। किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो एक रेसिपी से बेजार हो जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो कहेंगे फ्लेवर चेंज करो, कुछ भी नहीं करो तो पैकेजिंग चेंज करो, कुछ भी चेंज नहीं करो तो रेस्टोरेंट में जो लेआउट है वो एक जैसा है, इसको चेंज करो। तो दे वांट चेंज, और उसकी वजह से क्या है कि वो ज्यादा अरसे तक एक जैसी प्रोडक्ट बर्दाश्त नहीं करते, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो टाइम स्पैन है वो क्या हो गया है, वो शॉर्ट हो गया। अब शॉर्ट लाइफ साइकिल की वजह से कंपनी पे प्रेशर ये पड़ता है कि इनिशियली कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट होती है अगर वो सिग्निफिकेंट हो तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम होगा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रखी जाए ताकि प्राइस जल्द से जल्द कवर किए जाए। तो कंपनी दो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करती है। एक कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसको हम कहते हैं स्कीमिंग, और एक कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसको हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग। हाई प्राइस चार्ज इनिशियली, लो प्राइस चार्ज इनिशियली। अब ये पूरा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की किस स्टेज के अंदर डिमांड क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये आगे जाके P2 के अंदर आता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कॉस्ट जो लग रही होती है वो डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज में लग रही होती है। फिर कंपनी डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज में कमाती कुछ नहीं है तो लॉसेस में जा रही होती है। फिर जैसे ही कंपनी की प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च होती है तो इंट्रोडक्टरी स्टेज के ऊपर प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होना शुरू होता है और ग्रोथ स्टेज के ऊपर कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। लेकिन जब वो ग्रोथ स्टेज पे पहुंचती है तो जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको बिजनेस में पैसा नजर आना शुरू होता है, वो भी उसी मार्केट में कूदते हैं, इन होते हैं, और प्रॉफिट थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। तो कंपनी कॉम्पिटिटर को किक आउट करने के लिए प्राइसेस को रिड्यूस कर देती है। कंपनी को ये पता हो कि प्रोडक्ट ज्यादा अरसे तक चलेगी नहीं, तो फिर कंपनी आइडियली कहती है कि फिक्स कॉस्ट तो रिकवर करो। फिर कंपनी लो प्राइस पे नहीं जाती, फिर कंपनी हाई प्राइस पे जाती है। और इसके लिए जरूरी है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो इनोवेटिव स्टाइल की हो, यूनिक हो, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो, तो कंपनी ये कर सकती है। अगर उसमें डिफरेंशिएशन का एलिमेंट नहीं होगा ज्यादा तो फिर कंपनी ये काम नहीं कर सकती। सही है जी। अब इन सारी चीजों की वजह से मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस चेंज हो रही हैं,
प्रोडक्शन के तरीके चेंज हो रहे हैं, और प्रोडक्शन के तरीके चेंज हो रहे हैं तो कॉस्टिंग के मेथड्स भी ऑटोमेटिकली काफी हद तक चेंज हो गए। वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली टेक्निक जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है, दैट इज कॉल्ड TQM। ये जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना, ये OTQs के अंदर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इससे सवाल नहीं आएंगे, दो तीन सवाल हो सकता है इससे भी आ जाए, लेकिन OTQs में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये केस स्टडी के अंदर इम्पोर्टेंट है। केस स्टडी के अंदर लाइकली सवाल होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सही है। इसी तरह ABC के ऊपर एक लाइकली सवाल होता है, इसी तरह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर एक लाइकली सवाल होता है। उसमें वो टॉपिक्स कम आते हैं यूजुअली, जैसे फॉर एग्जांपल रेलेवेंट कॉस्टिंग हो गई, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गई, टाइम सीरीज हो गया, रिग्रेशन कोरिलेशन हो गया। ये वन ऑफ टाइप के टॉपिक है, कभी आते हैं कभी नहीं आते। लेकिन बजटिंग के मेथड्स हो गए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, वेरिएंस हो गया, TQM हो गया, ये बहुत ज्यादा एग्जामिनेबल टॉपिक है। सही है। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ना, वो एक फिलॉसफी है रादर देन अ टेक्निक, जिसके दो प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि जो भी काम आप करें, गेट इट राइट फर्स्ट टाइम। यह आपकी अप्रोच होनी चाहिए। दैट मीन्स जीरो डिफेक्ट लेवल। आप इस इंटेंशन से काम करें कि आपको अपना डिफेक्ट लेवल ग्रेजुअली क्या करना है, जीरो पे लेकर आना है। और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर कोई भी अचीवमेंट एंड नहीं होती कि ये खत्म हो गई, बल्कि हर अचीवमेंट के बाद एक नया टारगेट सेट कर दिया जाता है, और वो थोड़ा सा बेहतर टारगेट होता है, और उसको कहा जाता है कि ये टारगेट अब आप अचीव करें। ठीक है, सही है। अच्छा, TQM को हम अगर ब्रेक करें तो यहाँ पर टोटल से मतलब होता है everyone is responsible for quality management. Traditionally, quality was the responsibility of production department. अब आप देखें, एक प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसकी हैंडलिंग ठीक नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन वालों ने उसकी हैंडलिंग ठीक नहीं की। कस्टमर कहेगा भाई मुझे तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली ठीक चाहिए ना, सही है। इसी तरह मार्केटिंग वालों को भी अकॉर्डिंगली अपनी क्वालिटी रखनी है कि मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए ताकि टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे। वो डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोक्योरमेंट वाले अगर मटेरियल सही खरीद के नहीं देंगे तो प्रोडक्शन वालों की क्वालिटी खराब होगी। तो सप्लायर सिलेक्शन भी क्वालिटी का पार्ट है। वर्कर अगर ट्रेन नहीं होगा तो प्रोडक्ट में वेस्टेज का एलिमेंट ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब है वर्कर की ट्रेनिंग भी इसका पार्ट है, सही है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो T है ये रेफर करता है एवरीवन शुड टेक पार्ट इन मेंटेनिंग क्वालिटी। सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ डिपार्टमेंट, हाँ, अब उसमें टोटल क्वालिटी में क्वालिटी का मतलब क्या होता है? अब क्वालिटी की तो वो कहते हैं ना कि सामने वाला बताएगा कि क्वालिटी है या नहीं, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम क्वालिटी को डिफाइन करते हैं कन्फर्मेंस एज पर नीड ऑफ कस्टमर। अगर एक चीज मुझे सेटिस्फाई कर रही है तो मेरे लिए क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। या फिर हम ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, दी बेस्ट। तो वो क्वालिटी, तो क्वालिटी की डेफिनेशन वेरी करती है, सही है। क्वालिटी कौन जज करता है? क्वालिटी कस्टमर जज करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल कि आप सिनेमा में एक मूवी देखने गए, नई मूवी आई, 10 लोग कह रहे होंगे बहुत अच्छी है, 10 लोग कह रहे होंगे बहुत बेकार है। टेक एन एग्जांपल कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए,
10 लोग कहेंगे यार क्वालिटी अच्छी नहीं होती, खाने के बाद कहेंगे क्वालिटी अच्छी नहीं, 10 लोग कहेंगे यार क्या क्वालिटी थी। सही है। बिल्कुल ऐसे। तो क्वालिटी क्योंकि कंज्यूमर डिसाइड करता है, तो इसलिए क्वालिटी के बारे में कुछ कहना मुश्किल होता है, लेकिन हम कहेंगे कि जिस पर्पस के लिए वो आया, कम से कम वो पर्पस अचीव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम कस्टमर कंप्लेंट के जरिए ये असेस कर सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई अगर नहीं है तो प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं है, क्वालिटी खराब हो गई। सही। अच्छा, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी। ओके। अब मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि आप क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर। जी सही है। फिर जी जी। उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स बताएं वो स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए। फिर क्वालिटी को मॉनिटर करें कि एज पर स्टैंडर्ड काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो कंट्रोल एक्शन मैकेनिज्म एक्टिव होगा और आप कंट्रोल एक्शन लेंगे ताकि वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। दिस इज व्हाट जी। मैनेजमेंट। अब समझ आ गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो प्राइमरीली गेट इट राइट फर्स्ट टाइम। सही है। जी अब गेट इट राइट फर्स्ट टाइम से अगर हम एक चीज एक्सट्रैक्ट करें तो हम क्वालिटी कॉस्ट की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि प्रिवेंशन कॉस्ट जो होती है ना, वो हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू करेक्टिंग कॉस्ट। क्या मतलब? यानी एहतियात ज्यादा बेहतर है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली, वो तो मतलब ही सही है। इसका मतलब जी हमारे टर्म में ये है कि एक प्रोडक्ट बना, फॉल्टी निकला, अब उस फॉल्ट को ठीक करने आप जाएंगे और उसके बाद कस्टमर उसको वापस करेगा, उसे वारंटी क्लेम देंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएगा, उससे बेहतर है कि आप पहले ही ठीक कर लो ना। तो उस क्वालिटी या को एश्योर करने की जो कॉस्ट होगी ना, वो कम होगी बनिस्बत इसके कि आपकी क्वालिटी में डिफेक्ट आने के बाद कॉस्ट बढ़ जाएगी। सही। सही है। अब वो कॉस्ट क्या होगी आपकी, वो कॉस्ट क्या होगी आपकी जो करेक्शन में लगेगी? वेस्ट टाइम, वेस्टेज, जी कस्टमर फ्रस्ट्रेशन, लॉस ऑफ फ्यूचर सेल्स। वो कहते हैं ना, मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जा सकता। जी जी। तो एक कस्टमर बार बार आप ही से ये तो खरीदता है, हदीस है। उसके बाद भी बेवकूफ बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जी इसका मतलब ये है कि या तो वो प्रोडक्ट उसको उसके अलावा कोई दे नहीं रहा, तभी वो आपके पास आ रहा है, वरना अगर जी अक्लमंद होगा तो वो अक्लमंद आपसे क्यों लेगा? जी अभी। सही है। तो वो लॉस ऑफ फ्यूचर जी सेल्स के चांसेस ज्यादा ब्राइटर हो जाते हैं। और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आपका स्टेटस को नहीं होना चाहिए, ये स्टेटस को तोड़ता है। स्टेटस को का मतलब है टारगेट, अगर एक साल का टारगेट था 10,000 यूनिट्स बेचना, सही है, मैंने 3 महीने के अंदर टारगेट पूरा कर लिया, तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या कहेगा? वो कहेगा बस ब्रेक लगाओ। ओके। सही है। मीन सर ब्रेक करो। क्या चीज? मतलब ये समझ नहीं पाई ये वाली बात। टारगेट मुझे दिया जाता है 10,000 यूनिट बेचना है आपको, और जी वो टारगेट मैंने 6 महीने के अंदर पूरा कर दिया, तो मैंने ओके। टारगेट पूरा कर लिया, मैं एफर्ट क्यों करूं भाई? बिल्कुल ठीक। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट स्टेटस को पे नहीं लेकर आता आपको, हर टारगेट ओके। अचीवमेंट एक नया टारगेट क्रिएट कर देती है, उससे बेहतर और उससे इम्प्रूव्ड वर्जन। सही। ठीक है। जी अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट की तरफ। ये क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट क्या होती है? क्वालिटी कॉस्ट
एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट बनती है इसकी एक बाकायदा। इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, और दूसरा होता है नॉन कन्फर्मेंस। इसके अंदर दो कॉस्ट कवर होती हैं, एक क्वालिटी की प्रिवेंटिव कॉस्ट और दूसरी अप्रेजल कॉस्ट। यहां पर इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये चार टाइप्स हमें कवर करनी है। तो क्वालिटी की जो नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट है ना, वो ये है कि कॉस्ट इनकर्ड तो होगी, सही है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, उसको फेलियर को मीट करने की कॉस्ट होगी, यानी क्वालिटी डिलीवर ना करने की कॉस्ट। नॉन कन्फर्मेंस का मतलब है क्वालिटी ना डिलीवर करने की कॉस्ट, नॉट अचीविंग क्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल फॉल्ट आ गया जी, तो फॉल्ट करेक्ट करने की जो कॉस्ट होगी उसको हम कहेंगे क्वालिटी मीट ना होने की कॉस्ट। ओके, और कन्फर्मेंस क्या होगी, क्वालिटी अचीव करने की कॉस्ट। फर्क है काफी अप्रोच का। एक ये है कि हम कॉस्ट लगाएं और क्वालिटी अचीव करने में ना लगाएं, बल्कि जो क्वालिटी अचीव नहीं हुई उसी कंपनसेशन में लगाएं। तो हम कह सकते हैं कि यार ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, यूजलेस है, फायदा नहीं है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी इससे, वारंटी क्लेम नहीं, से मुश्किल है, जी हाँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम करेक्शन कर दें प्रोडक्शन होने से पहले या कंज्यूमर के हाथ में जाने से पहले, आप वैल्यू एडिशन है कि उसको प्रोडक्ट परफेक्ट मिल रही है, ठीक है। जी, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये भी सुना होगा तुमने, जी, परहेज इलाज से बेहतर है। तो आप फॉल्टी प्रोडक्ट बनाने से परहेज करें तो आपको इलाज नहीं करना पड़ेगा, वारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही, वारंटी की कॉस्ट काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगी। अब प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होती है, इसकी एग्जांपल, अप्रेजल कॉस्ट क्या होती है उसकी एग्जांपल, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होती ओके, है, प्रायर और ड्यूरिंग प्रोडक्शन। कॉस्ट प्रायर भी हो सकती है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन भी होती है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड और डिफेक्टिव प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि हमारी एफर्ट किस चीज की है, हम कॉस्ट इस चीज के लिए लगा रहे हैं बिफोर और ड्यूरिंग प्रोडक्शन के डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही ना हो पहले गो में। दैट इज सेम गेट इट राइट फर्स्ट टाइम। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग इन क्वालिटी कंट्रोल। सही, स्टाफ को क्वालिटी कंट्रोल की आपने ट्रेनिंग दी हुई है, तो ज्यादातर चांसेस ये है कि क्वालिटी बिल्ट इन होगी, मसला नहीं आएगा। इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा प्रोडक्शन के अंदर उसको पहले से इंस्पेक्ट करना, सही है। जी, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर,
सप्लायर को अगर मैं केयरफुली सेलेक्ट किया तो वहां से हमें चीजें सही मिलेंगी, प्रॉब्लम नहीं करेगी। प्रिवेंशन के बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है अप्रेजल कॉस्ट। याद रहे कि प्रोडक्ट कंप्लीट होने से पहले ये दो कॉस्ट लगती है, प्रिवेंटिव कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट। और प्रोडक्ट बनने अप्रेजल के भी पहले बाद लगती नहीं, पहले प्रिवेंटिव होती है फिर अप्रेजल होती है, है। क्योंकि अप्रेजल बिफोर प्रोडक्शन नहीं हो सकती, अप्रेजल ड्यूरिंग प्रोडक्शन होती है। और ओके ओके, प्रिवेंटिव ड्यूरिंग प्रोडक्शन। पहले भी हो सकती है, ड्यूरिंग भी हो सकती है। ओके। लेकिन जो इंटरनल फेलियर है और एक्सटर्नल फेलियर है वो प्रोडक्ट बनने के बाद होती है, दोनों। यार एक प्रोडक्ट बन गया और उसके बाद पता लगा फॉल्टी है तो फिर फायदा क्या? क्या? सही है। अप्रेजल कॉस्ट के अंदर हमारे पास, अप्रेजल कॉस्ट की पहले डेफिनेशन पे बात कर लें। कॉस्ट ठीक है सर। लगाना, अब यहाँ पे पर्पस क्या है? एरर हो ना, वो तो अल्टीमेटली हो गया होगा ना। कॉस्ट बिल्कुल। इंकर्ड in order to ensure that output meet required quality, कि आउटपुट जो बन रहा है वो एज पर स्पेसिफिकेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। जैसे अक्सर क्या होता है जब खवातीन खाना बना रही होती है तो नमक चख रही होती है, ये क्या है? अप्रेजल कॉस्ट। पता लगा खाना बन गया और खाने के अंदर जो ना वो नमक की ज्यादती हो गई, अब निकालें कैसे? सही है। टेस्टिंग फेज होता है ना, उसको हम कहते हैं अप्रेजल कॉस्ट। ओके। और उसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाता है इंस्पेक्शन ऑफ गुड इनवर्ड्स, जो सप्लाई की तरफ से गुड्स इनवर्ड्स आ रहे होते हैं उसको इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑफ इन हाउस प्रोसेसिंग, सुपरविजन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जो चीज हम बना रहे हैं वो एज पर यूजर सही बन रही है या नहीं बन रही। तो देखते हैं किसी चीज को बनाते हैं तो उसकी थिकनेस चेक कर रहे होते हैं, और अगर हमें लगता है कि यार थिकनेस सही नहीं आ रही तो हम उसके अंदर कुछ और मिक्सिंग करते हैं कि यार ये आप ठीक हो गई है थिकनेस। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको क्वालिटी के हिसाब से सही बनाने की कोशिश कर जी। इंटरनल फेलियर कॉस्ट, कॉस्ट अराइजिंग ड्यू टू inadequate quality, but identified before reaching to customer. कस्टमर के हाथ में जाने के से पहले हमें पता लग गया है कि प्रोडक्ट में फॉल्ट है। अब उसको ठीक करने की जो कॉस्ट होगी वो क्या कहलाएगी? इंटरनल फेलियर कॉस्ट। री इंस्पेक्शन कॉस्ट, losses due to lower selling price of faulty goods। जैसे शर्ट बनाते हैं ना कंपनीज, तो वो सब स्टैंडर्ड बन जाती है, एक्सपोर्ट क्वालिटी की नहीं होती तो सस्ती बिक्री होती है मार्केट के अंदर। सही, बिल्कुल ठीक है। रीवर्क कॉस्ट, दोबारा बनाएं, फॉल्ट ठीक करें। स्टिचिंग में अक्सर ये होता है। हाँ बिल्कुल। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट वो होती है जो इनएडिक्वेट क्वालिटी की वजह से आई, ऊपर वाली डेफिनेशन, इनएडिक्वेट क्वालिटी की वजह से इंक्लूड हुई।
लेकिन कस्टमर के हाथ में जाने के बाद इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर में डिफरेंस करेंगे तो कस्टमर को डिलीवर करने से पहले ही पता लग गया कि प्रोडक्ट में फॉल्ट है, और कस्टमर बताएगा कि फॉल्ट है तो वो कहेंगे एक्सटर्नल फेलियर को, जो कि अक्सर हमारे पास जो कवर हो रही होती है बिकॉज ऑफ, जिसको कवर करने के लिए, जिसको कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए वारंटी दे देते हैं कि जी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम बैठे हुए ना, 1 साल के अंदर अंदर आप ले आए तो हम प्रोडक्ट को ठीक करके आपको दे देंगे। उसको आसरा दे रहे हो तो भाई पहले से ठीक क्यों नहीं किया? उसकी वजह ये है कि आपने प्रिवेंटिव और अप्रेजल कॉस्ट पे एफर्ट ही नहीं की, तो जिसकी वजह से जब आप एक्सटर्नल फेलियर को सही करेंगे तो उस पर जो कॉस्ट लगेगी अगर वो हम प्रिवेंटिव और अप्रेजल पे लगा दें तो हमारी कॉस्ट सेविंग हो सकती है। बिल्कुल। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट लायबिलिटी कॉस्ट, उसने क्लेम दाखिल कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर कंप्लेन, अब बाकायदा कस्टमर कंप्लेन का डिपार्टमेंट होता है, क्या जरूरत है? अगर कंप्लेन ना हो तो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग आइटम। अच्छा, एक टॉपिक है हमारे पास इसी उसके अंदर सेक्शन ए के अंदर, इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी फोकस ही 4 चीजों का है, प्रिवेंटिव इन्वायरमेंटल कॉस्ट, सही है, तो वो है वही, सिर्फ फर्क ये है कि वहां पर हमारा फोकस इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये चारों कैटेगरीज आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है। तो अभी जो चारों कॉस्ट है ना, इसके अंदर हमारा एम ये है कि अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं तो हम प्रिवेंटिव और अप्रेजल कॉस्ट को अगर कंपेयर करेंगे तो वो प्रिवेंटिव और अप्रेजल कॉस्ट हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट से कम ही आएगी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हमारा, लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा बढ़ेगा। सही है। ओके सर। तो ये इस चैप्टर का मेजर टॉपिक है। अब बाकी जो चीज है ना वो मैं आई वुड एडवाइज यू कि मेरा